हेलो बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है 3 वर्ग। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्नों को और इससे संबंधित कुछ जो टॉपिक वाइज जो बेसिक होगा उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस जो टॉपिक है उसको सही से आप समझ पाएँ और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने उसका आप सही से जवाब दे सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इससे जो संबंधित तथ्य हैं उनको हम लोग देखेंगे। बच्चों, जैसे कि कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था बच्चों, आप सब याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुआ था। उसमें जो फ्रांस का शासक था बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है, सब याद रखिएगा, बुर्बो वंश का शासन था। जिनके जो राजा था, जिनको हम लोग शासक बोलते थे, वो लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां था। लुई 16वां जो था, ठीक है, वो एक अयोग्य शासक को हम लोग कह सकते हैं कि एक अयोग्य शासक था। वो अपनी पत्नी की कठपुतली था, यानी पत्नी के इशारों पर वो नाचने वाला शासक था। जिन कारण वे क्या था कि अपने भोग विलास में काफ़ी खर्च करता था, यानी कि पत्नी के कहने पर वो काफ़ी खर्च करता था। और इनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी खर्चीली थी, यानी कि वो अपने शौक श्रृंगार के काफ़ी शौकीन थी। ठीक है, जिस कारण क्या थे कि जो फ्रांस की जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी और जो वहाँ के शासक थे जो लुई 16वां थे उन पर काफ़ी कर्ज का बोझ पड़ गया था। ठीक है, इसके पहले जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां, वो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, तो फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। प्रथम स्टेट में जो था इसमें पादरी वर्ग को रखा गया था। सेकेंड स्टेट में जो था उसमें कुलीन वर्ग को रखा गया था। और थर्ड स्टेट में जो था उसमें किसान और छोटे व्यापारियों, यानी व्यापारियों क्या सीधे छोटे रहे या बड़े रहे, इसमें व्यापारियों को रखा गया था। जो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड 2 वर्ग थे उसमें फ्रांस में क्या था कि एक विशेष अधिकार प्राप्त था। ये प्रथम 2 स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको टैक्स चुकाना पड़ता था, जिस कारण से वे काफ़ी परेशान थे। ठीक है, तो भारतीय कहते हैं फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो कुल 3 वर्गों में विभाजित था। आप सब याद रखिएगा। प्रथम स्टेट जिसको, ठीक है, प्रथम स्टेट जिसको पादरी वर्ग कहते हैं, दूसरे स्टेट जिसको हम लोग कुलीन वर्ग कहते हैं, और तीसरा किसान वर्ग जिसको हम लोग थर्ड स्टेट कहते हैं। देखिए, प्रथम वर्ग में पादरी आते थे। पादरियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। ठीक है, यानी हमने जस्ट पहले बताया कि प्रथम वर्ग में कौन थे, तो पादरी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कुलीन वर्ग था वो कितने स्टेट में आते थे, तो सेकेंड यानी दूसरे नंबर पे थे। और तीसरे में कौन थे, तो तीसरे में था किसान और व्यापारी वगैरह। चलिए अगला है, कह रहे पादरियों में बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। ठीक है, यानी प्रथम वर्ग में जो पादरी आते थे, ठीक है, और दूसरे वर्ग में जो कुलीन आते थे, वो दोनों को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता था। उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, जबकि जितने भी टैक्स अदा करता था वो सारे तीसरे स्टेट के लोग जो किसान वगैरह था वही अदा करते थे। ठीक है, इसमें जो प्रथम और सेकंड थे स्टेट के लोग थे वो उनसे कर टैक्स जिसको बोलते हैं उसको वसूलते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि दूसरे वर्ग में अभिजात आते थे। ये बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। यानी जो दूसरे वर्ग में थे जिसको हम लोग कुलीन वर्ग कहते थे उसी को अभिजात कहते हैं। ठीक है, वे बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। नेक्स्ट है बच्चों कि अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उनके पास अपनी संपत्ति, सेना होती थी। ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। चलिए अगला है, तीसरे वर्ग में किसान आते थे। बिल्कुल अभी पहले
चुके हैं कि तीसरे वर्ग में कौन थे, तो किसान थे। किसान दो प्रकार के थे, यानी किसान भी जो थे वो कितने प्रकार के थे, तो दो प्रकार के थे। पहला कौन, एक स्वतंत्र किसान, दूसरा कृषि दास। ठीक है, चलिए, यानी तीसरे वर्ग में जो किसान थे वो कितने प्रकार के थे, तो दो प्रकार के थे। यानी पहले वैसे किसान थे जो स्वतंत्र किसान थे और दूसरा जो कृषि दास थे। ठीक है, चलिए, राजा दरबार कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को टेली कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड निकल के आया है, टेली। तो टेली आपसे पूछा जाएगा कि टेली क्या है, तो टेली क्या है, राजा द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले कर को टेली कहा जाता था। ठीक है, तो टेली समझ में आ गया कि टेली क्या था, तो राजा द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले कर को टेली कहा जाता था। नेक्स्ट है बच्चों कि सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। देखिए सामंतवाद जो है वो किस वर्ड से बना है, तो जर्मन के एक शब्द जिसका नाम है फ्यूड। ठीक है, इससे बना, जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि का एक टुकड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि सामंतवाद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, ये किस शब्द से लिया गया है, तो जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों कि लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिनका अर्थ है रोटी देने वाला। यानी लॉर्ड्स जो है एक ऐसे शब्द से निकला है जिनका अर्थ है क्या, रोटी देने वाला। ठीक है, आप सब याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि लॉर्ड जो है कहाँ से निकला है, तो लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिनका अर्थ है क्या, रोटी देने वाला। ठीक है, यानी लॉर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है, रोटी देने वाला। यूरोप में सन 1315 से 1317 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। देखिए यहाँ सभी आप याद रखोगे, पूछा जाएगा कि यूरोप में अकाल कब पड़ा था। देखिए यूरोप में अकाल जो है वो 1315 से लेकर के 1317 के बीच में पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखते चलते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। पहला आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो आर्थिक संदर्भ में है, जो सामंतवाद है, ठीक है, एक तरह की किसको दिखाता है, तो कृषि उत्पादन को प्रदर्शित करता है, जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। फिर है जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक। देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि फ्रैंक क्या है। ठीक है, तो फ्रैंक कहाँ की जनजाति है, तो फ्रैंक कहाँ की है बच्चों, तो ये जर्मनी की एक जनजाति है जो गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। देखिए कहने का अर्थ है कि जर्मनी की एक जनजाति कौन है, फ्रैंक है, उसने गोल को अपना नाम देकर उसको क्या बना दिया, फ्रांस बना दिया। ठीक है, अगला है कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में, ठीक है, 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है, यानी इंग्लैंड स्कॉटलैंड के द्वीपों को, ठीक है, कब जीता गया था, तो 11वीं सदी में जीता गया था। किसने जीता था, तो फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी के राजकुमार था, वो कहाँ के थे, तो नरमंडी के थे। ठीक है, उसके द्वारा जीत लिया गया था। पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। नेक्स्ट है पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे। देखिए पूछा जाएगा कि जो पोप थे वो किस चर्च के अध्यक्ष थे, तो जो पश्चिमी चर्च होता था बच्चों उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पोप थे। ठीक है, जो रोम में रहते थे, ये कहाँ पे निवास करते थे, तो रोम पे। चलिए नेक्स्ट है चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। देखिए जो चर्च था, ठीक है, यानी चर्च टैक्स, आपसे पूछा जाएगा चर्च टेस्ट जो टैक्स था वो कितना दिया जाता था, तो ये कुल उपज जो होता था बच्चों इसका 1/10 भाग दिया जाता था। ठीक है, कुल उपज का 1/10 भाग। ठीक है, तो चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी कुल उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है, टीथ। ठीक है, तो टीथ क्या था, तो टीथ एक समझिए चर्च द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, जो कुल उपज के कितने भाग लिया जाता था, 10वां भाग लिया जाता था। मान के चलिए अगर 10 क्विंटल की उपज हुआ है तो 1 क्विंटल आपको दे देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया था।
यानी कब स्थापित किया गया था? इटली में कब किया गया था? तो 529 ईस्वी में। नेक्स्ट बच्चों कि क्लूनी मठ 1910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित किया गया था। यानी जो क्लूनी मठ था वो 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कि पुरुष जो भिक्षु होते थे उनको मोक कहा जाता था, जबकि जो स्त्री भिक्षु होते थे उनको नन कहा जाता था। ठीक है। तो कहा आपसे पूछा जाएगा कि मोक किसे कहा जाता था? तो जो पुरुष भिक्षु होते थे, ठीक है, उस भिक्षु, हाँ, उसको क्या कहते थे? तो मोक कहते थे। ठीक है। इसके बाद जो स्त्री भिक्षु होते थे उसको हम लोग नन कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओवेस हिल्डेगार्ड ओवेस आवेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। कौन था? एक संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में समुदाय गायन की प्रार्थना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग का घर मैनर कहलाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभिजात वर्ग का जो घर होता था उसको क्या कहते थे? तो मैनर कहते थे। ठीक है। या किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जनों भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। यानी जो मैनर था, ठीक है, ये किसी छोटे मैनर की जागीर में कितने रहते थे? तो दर्जन भर, यानी कि 12 व्यक्ति रह सकते थे, जबकि बड़ी जागीर जो होते थे उनमें 50 से 60 परिवार रह सकते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामंतवाद का विकास। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। यानी सामंतवाद का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बच्चों कहिएगा सर इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? तो 11वीं सदी से हुआ। बिल्कुल। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। यानी जो इंग्लैंड देश अभी हम लोग जानते हैं कि किसके रूपांतरण, यानी पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो एंजिल लैंड। ठीक है। यानी इसी का ये रूपांतर है। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। समझिए, यानी अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष एक दिन तक यदि वह छुपे रहने में सफल होता था, ठीक है, तो वह कृषिदास क्या था? एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 12वीं सदी में, ठीक है, यानी 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यानी कि 12वीं सदी में क्या था? फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। ठीक है। पश्चिम यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपसे यह पूछा जाएगा जो पश्चिमी यूरोप था बच्चों, वो 47 और 50 के मध्य में, ठीक है, किस बीमारी के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुआ? तो फ्लेग जैसी महामारी के कारण। किसकी? फ्लेग जैसी महामारी फैलने के कारण ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा जानकारी जानना है तो इसके लिए आपको बुक को डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है। तो यहाँ में हमने एक संक्षिप्त में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न होगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। सारे जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। पहला है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण और अंधविश्वास। तो बच्चों हमने जस्ट अभी पहले बताया कि मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सामंतवाद। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि गोथिक शैली का विकास हुआ। ठीक है। गोथिक शैली का विकास हुआ चीन में, जापान में, इंग्लैंड में और फ्रांस में। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ फ्रांस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सोल्ट मैन कहाँ का शासक था? देखिए सोल्ट जो मैन था वो कहाँ का शासक था? जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, इंग्लैंड का। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं तो जर्मनी का होगा ही नहीं, इंग्लैंड, इटली का भी नहीं होगा और ना ही इंग्लैंड का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और रोमन। तो बच्चों हमने जस्ट अभी पहले बताया कि यह जर्मन से बना है। ठीक है।
नेक्स्ट है फ्यूज शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए फ्यूज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जमीन का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। यानी जर्मनी के किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। ठीक है, फ्रैंक जनजाति, फ्रेंचिस जनजाति, फ्रेम जनजाति और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि नरमंडी के राजकुमार ने, कहाँ के राजकुमार, नरमंडी, जो कि हमने पहले भी बताया कि नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। 8वीं शताब्दी में, 10वीं में, 11वीं में और इनमें से कोई नहीं। तो सर आप लोग को पता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 8 में कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। यानी जो पादरी लोग थे, ठीक है, वो किस में थे, तो प्रथम स्टेट में थे। दूसरे में कौन थे, तो कुलीन वर्ग थे। और तीसरे में कौन थे, तो किसान और व्यापारी थे। ठीक है, ये कभी चकमा नहीं खाना है। नेक्स्ट बच्चों कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित कथन है। यानी इनमें से जो कथन दिया हुआ है, कौन सा ऐसा कथन है जो अभिजात वर्ग से संबंधित और सही कथन दिया हुआ है। कह रहा है अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी जो अभिजात वर्ग थे, वे अभिजात वर्ग क्या थी, अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। बिल्कुल सही कह रहा है। वे अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकते था। बिल्कुल। वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकता था। बिल्कुल था। ठीक है, और अपनी मुद्रा भी ये प्रचलित कर सकते थे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। मैनर शब्द किससे संबंधित। देखिए मैनर शब्द जो है वो किससे संबंधित है, विभाग से, सेना से, किला से और घर से। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है नाइट कौन थे। यानी जो नाइट है किसे कहा जाता था, राजा को, सैनिक को, व्यापारी को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सैनिक। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सैनिक। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। फीफ भूमि का एक भाग था। फीफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था। फीफ एक विशाल सेना थी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीफ जो थे एक विशाल सेना थी। ठीक है, चलिए अगला है पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहाँ रहते थे। ठीक है, यानी जो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, अभी ने जस्ट पहले बताया है, वो कहाँ रहते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड और रोम। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम में। ठीक है, चलिए 14 नंबर कह रहा है कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उसे क्या कहा जाता था, मैनर, जागीर, टीथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता था, टीथ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आवेश हिल्डेगार्ड कौन था। यानी जो आवेश हिल्डेगार्ड था वो कौन था, एक चिकित्सक, संगीतज्ञ, शिक्षक और पादरी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतज्ञ था। नेक्स्ट कह रहा है भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया, उसे किस नाम से जाना जाता था, फ्रायर, टीथ, मैनर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रायर। कह रहे हैं बेनेडिक्टिन क्या है। बेनेडिक्टिन क्या है, रोमन दवाई की पुस्तक, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, व्यापारिक नियमों की पुस्तक। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित एक पुस्तक था। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, 18वां में कह रहा है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनस से बना है।
जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। ग्रीक, फ्रेंच, रोमन और जर्मन। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। चलिए 19 में कह रहा है सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। यानी जो सामंतवाद था इसका विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? 18वीं सदी में, 10वीं में, 11वीं में और इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं सदी में। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ। यानी जो इंग्लैंड था वहाँ पे किसान विद्रोह कब हुआ? 1323, 1358, 1381 और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 1381 में। सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो कब हुआ था बच्चों? 529 ईस्वी में। नेक्स्ट है कॉलोनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुआ था? यानी कॉलोनी मठ की स्थापना बरमंडी में कब हुआ था? तो 910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था उसको हम लोग क्या कहते थे? ठीक है, तो इसको क्या कहते थे? टेली कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 24 कह रहा है कि सर्प किसे कहा जाता था। यानी जो सर्प था उस किसे कहा जाता था? ठीक है, तो स्वतंत्रता किसान को, कृषि दास को। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? देखिए जो पुरुष भिक्षु होते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो सर्प के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सर्प, अमोक, शायद कंफ्यूज हो रहा है, स्वाप। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मोंक होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मोंक। ठीक है, चलिए 26 में कह रहा है फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। तो बच्चों जो फ्रांस था, ठीक है, तो फ्रांस में किसान विद्रोह कब हुआ था? 1323, 1381, 1358 और 1325। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1358। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा। ठीक है, यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1315 से 1317 के मध्य में पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? 1514 में, 1600 में, 1614 में और 1714 में। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1614 हो जाएगा। कह रहे पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? यानी एक महामारी फैला था जो हमने जस्ट पहले बताया कि प्लेग जैसा, जिसमें काफ़ी दिक्कतें हुई थी। ठीक है, कब फैला था? ठीक है, तो कब फैला था? 1347 से 1350 के मध्य में फैला था। 30वां नंबर प्रश्न कह रहे मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ मोनेस्ट्री का शब्द क्या होता है बच्चों? एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न कह रहा है कि आबे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है। यानी जो आबे शब्द है वो सीरिया के आबा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? पिता, माता, मित्र और दुश्मन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पिता। 32 में कह रहा है आर्थिक संस्था का आधार क्या था। जैसे बच्चों आर्थिक संस्था है उसका आधार क्या था? मैनर, लॉट, श्रेणी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेणी। चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, यानी जो चर्च था उनका सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे ऊपर सत्ता क्या थी? रोम के पोप के पास, फ्रांस के सम्राट के पास, फ्रांस के चर्च के पादरी के पास, इनमें से सभी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम के पोप के पास। 34वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर को, 26 अप्रैल को, 15 अक्टूबर को और 26 जनवरी को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
25 दिसंबर को, ठीक है, ईसा मसीह। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जो हम लोग समय होता है उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो समय होता है इसको हम लोग ईसवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पता नहीं कि ईसवी कब लिखना है और ईसा पूर्व कब लिखना है, ठीक है। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, समझिए इसको मध्य हम लोग मानेंगे, ठीक है, बीच बॉर्डर मान लेंगे, तो इसके जो पहले जन्म है, ठीक है, यानी उसके जो पहले के काल था उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ईसा पूर्व कहेंगे, और इसके जो बाद के समय होगा उसको हम लोग ईसवी के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया था, ठीक है। तो पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया था, तो 800 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। देखिए वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो फ्रांस में किस प्रकार की शासन है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गणतंत्र, यानी गणतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है। देखिए जस्ट हमने उसमें पहले बताया कि इंग्लैंड है वो किसका रूपांतरण है, ठीक है, फर्डिलैंड, सैक्सनलैंड, एजिनलैंड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा एजिनलैंड, एजिनलैंड। 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है, महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, तो नन के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न, 39वां में कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था, तो 3 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था। यानी लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा था वो नाइट को देता था वह क्या कहलाता था, ठीक है, तो उसको हम लोग फिफ कहते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुल 40 MCQ प्रश्न था बच्चों, जो कि चैप्टर 4 से लिया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, चूँकि ये सारे के सारे पूछा हुआ प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है।